आरटीके क्वेरी सेटअप हो चुका है, लेकिन अब सवाल आता है कि डेटा को फैच कैसे करें और डेटा को अपडेट कैसे करें। आरटीके क्वेरी इसके लिए देता है दो क्लियर कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला क्वेरीज जब आप डेटा को फैच कर रहे हो, और नंबर 2 म्यूटेशन जब आप डेटा को अपडेट कर रहे हो। और ये सिर्फ नेमिंग डिफरेंस नहीं है, इंटरनली भी आरटीके क्वेरी इन दोनों को अलग तरीके से ट्रीट करता है। कैशिंग, रीफैचिंग और स्टेट मैनेजमेंट सब कुछ चेंज हो जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे क्वेरीज और म्यूटेशंस का एग्जैक्ट रोल, कैसे हुक्स जनरेट होते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ CRUD ऑपरेशन, ताकि आप कॉन्फिडेंटली एपीआईज को इंटीग्रेट कर पाओ बिना रेडक्स के बॉयलर प्लेट कोड के। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपकी ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं कि आरटीके क्वेरी में क्वेरीज और म्यूटेशंस क्या होते हैं और कैसे हम इनकी हेल्प से अपने एपीआईज को कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेरी और म्यूटेशन क्या होते हैं। जो आरटीके क्वेरी है उसमें दो टाइप्स होते हैं, सबसे पहला तो क्वेरी और दूसरा म्यूटेशन। क्वेरी का यूज करते हैं हम अगर हमें डेटा को रीड करना हो अपनी एपीआई से, यूजुअली इसमें जो है वो सारी गेट रिक्वेस्ट आती हैं। और जो म्यूटेशन है वो यूज किया जाता है जब भी हमें डेटा में कोई चेंजेस करना हो, जैसे पोस्ट एपीआई अगर हमें कुछ क्रिएट करना हो, पुट या फिर पैच एपीआई अगर हमें कुछ अपडेट करना हो, एंड ऑब्वियसली इसमें पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट रिक्वेस्ट मेथड जो होती हैं एचटीटीपी मेथड, उनकी रिक्वेस्ट आती हैं। दोनों के जो पर्पस हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन सेम एपीआई स्लाइस का यूज करते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कोड की हेल्प से। अब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये अनलॉकिंग रेडक्स टूलकिट क्वेरी का तीसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने इससे पहले दो वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने समझाया कि एक्सियोस और आरटीके क्वेरी में क्या डिफरेंस है, और सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपना आरटीके क्वेरी में स्टोर को सेटअप कर सकते हैं और कैसे हम एपीआई स्लाइस बना सकते हैं, तो वो वीडियो जरूर से जाके चेकआउट कीजिएगा। तब इस वीडियो पर आइएगा तो आपको ये वीडियो और बेटर तरीके से समझ में आएगी। अब चलिए समझते हैं कि कैसे हम अपनी एपीआईज को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं आरटीके क्वेरी की हेल्प से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो रिड्यूसर पाथ यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें मैंने अपना नाम डाल दिया था आपको समझाने के लिए, वहाँ पर मैं एपीआई लिख दूंगा। और जो हमारा बेस यूआरएल है वो है http://localhost:5000 एंड स्लैश। और ये जो यूआरएल है मतलब ऑलरेडी जो है मेरा सर्वर चल रहा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो ये आप एंड पॉइंट्स देख रहे हैं, इस एंड पॉइंट में हमें एक पैरामीटर देखने को मिलता है जो कि होता है बिल्डर। इसी बिल्डर की हेल्प से हम अपने एपीआईज में यूज करना है हमें क्वेरी या फिर म्यूटेशन, इसी बिल्डर हमें फंक्शन देता है कि हमें जो भी यूज करना हो। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि हमारी एपीआई का क्या नेम है। तो मान लो हमने दे दिया गेट यूजर्स, क्योंकि हम जो एपीआई है उससे यूजर्स को गेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे कोलन और उसके बाद हम लिखेंगे बिल्डर। इस बिल्डर में हमें दो फंक्शन मिलते हैं, एक तो म्यूटेशन और दूसरा क्वेरी। तो हम यहाँ पर क्वेरी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये क्वेरी जो है वो फंक्शन होता है जिसमें हमें पास करनी होती हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पर हम पास करेंगे क्वेरी अगेन एंड देन ये होता है एक एरो फंक्शन। तो हम यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना देते हैं सिंपली, और यहाँ से हम रिटर्न करते हैं जिसमें हमें देना होता है कि हमारी एपीआई का यूआरएल क्या है। तो हमारी एपीआई का जो यूआरएल है मींस एंड पॉइंट वो है यूजर्स, और जो मेथड है वो है सिंपली गेट। अब इसके बाद अगर आपको अपनी एपीआई में हेडर्स सेंड करना हो तो आप सिंपली यहाँ पर हेडर्स भी कुछ इस प्रकार सेंड कर सकते हैं। अब मैंने जो एपीआई में कोई भी अभी ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया हुआ है तो हेडर्स में ऐसे खाली छोड़ दूंगा, वो बस मैंने आपको बताने के लिए कि हेडर्स हम यहाँ पर सेंड कर सकते हैं सिंपली। अब यहाँ पर जो आप ये यूज गेट पोकेमॉन नेम बाय एपीआई देख रहे हैं, ये इसको मैं हटा दूंगा। अब ये जो हमने गेट यूजर्स बनाया ये हमें देता है एक हुक। अब ये हुक कैसे जनरेट होता है समझिए। यहाँ पर गेट यूजर्स के आगे लग जाएगा यूज, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं बिल्डर डॉट क्वेरी का, तो यूजर्स के बाद लग जाएगा क्वेरी। मीन्स अगर आप यहाँ पर यूज टाइप करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली यूज गेट यूजर्स क्वेरी यहाँ पर सजेस्ट करेगा। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। हमने क्या नेम बनाया था, हमने बनाया था गेट यूजर्स, तो गेट यूजर्स के आगे लग गया यूज एंड आगे लग गया क्वेरी, क्योंकि हमने क्वेरी यूज किया था। अगर हमने बिल्डर डॉट म्यूटेशन यूज किया होता तो आगे म्यूटेशन लग जाता, जो मैं आपको आगे बताऊंगा।
इसको मैं सेव करूँगा। और अगेन अभी जो हमारी API है, हमारा डेटाबेस है, उसमें कोई भी यूज़र अभी सेव नहीं है। तो हम जल्दी जल्दी एक काम करते हैं कि एक क्रिएट यूज़र वाली जो API स्लाइस है उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्रिएट यूज़र, और जो इसका सिंटैक्स है वो बिल्कुल सिमिलर है इसकी ही तरह, बस यहाँ पर क्वेरी की जगह आ जाएगा म्यूटेशन, और जो भी हमारे मेथड का, जो भी हमारा HTTP मेथड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट यूज़र और यहाँ पर बिल्डर डॉट म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्यों? क्योंकि ये जो API है क्रिएट यूज़र वाली, ये एक पोस्ट API है। एंड अगेन जो म्यूटेशन है वो एक फंक्शन है जिसे हमें पास करना होगा एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में हम सबसे पहले पास करते हैं क्वेरी, और इस क्वेरी में हमें अगर जो भी डेटा पास करना हो हमारी API में, मीन्स हम जब इस क्रिएट यूज़र जो API है इसको कॉल करेंगे तो हम जो भी डेटा पास करेंगे वो हमें यहाँ पर क्वेरी में देखने को मिलेगा, जो हम यहाँ से एरो फंक्शन पास कर रहे हैं। तो हम यहाँ से लेंगे नेम, ईमेल एंड एक एज, और यहाँ पर मैं एरो फंक्शन को पास कर दूंगा। सिंपली यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे हमारे URL को। जो हमारा URL है वो अगेन है यूज़र्स। इसके बाद जो मेथड है वो है पोस्ट, और इसमें हमें भेजना होगी बॉडी। तो यहाँ पर हमें बॉडी देखने को मिलती है जिसमें हम सिंपली ये तीनों चीज़ें पास कर देंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं एज इट इज़ पेस्ट कर दूंगा। अब मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल बना, एक सिंगल जो है पैरामीटर लिख सकता था, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पैरामीटर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला? आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं होंगे, आपको सिंगल पैरामीटर ही पास करना होता है। इसलिए मैंने सिंगल एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स लिए। तो उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और अगेन आपको अगर कोई हेडर पास करना हो तो आप सिमिलरली जैसे हमने ऊपर पास किया था तो वैसे आप हेडर्स पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें मिलेगा हुक। हुक कैसे मिलेगा? बिल्कुल सेम तरीके से। यहाँ पर क्रिएट यूज़र जो लिखा है हमने, क्रिएट के आगे लग जाएगा यूज़, एंड हमने यहाँ पर यूज़ किया है बिल्डर डॉट म्यूटेशन, तो यहाँ पर यूज़र के आगे लग जाएगा म्यूटेशन। तो यहाँ पर मैं जैसे यूज़ लिखूंगा तो हमें यूज़ क्रिएट यूज़र म्यूटेशन देखने को मिलेगा। इसको भी मैं यहाँ से क्रिएट कर लूँगा और फाइल को मैं सेव करूँगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी कंपोनेंट बना रखा है users.jsx नाम से। चलिए पहले तो मैं इस अपने कोड को रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यूज़र्स कंपोनेंट में क्या है। यहाँ पर मैं लिखूँगा npm run dev, तो हमारा जो सर्वर है वो 5173 पोर्ट पर रन करने लगेगा। और जैसे ही मैं ब्राउज़र पर आऊँगा लोकल होस्ट 5173 पोर्ट पर, तो अभी ये लोड हो रहा है। तो हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्म है जिसमें हम नेम, ईमेल एंड एज ले रहे हैं, और यहाँ पर हम वो सारे यूज़र्स को मैप कर रहे हैं जो भी यूज़र हम क्रिएट करेंगे। अभी तो ये यूज़र जो हैं वो स्टैटिक हैं, मीन्स यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ऑलरेडी जो ये यूज़ स्टेट होकर है इसके अंदर मैंने 2 यूज़र बना रखे हैं, यही दोनों यूज़र वहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास एक फॉर्म स्टेट जिसमें हम नेम, ईमेल और एज ले रहे हैं, उसमें है हम। उसके बाद है हमारे पास एक सेट एडिट आईडी ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी यूज़र को एडिट करते हैं तो उसकी आईडी यहाँ पर सेट हो जाएगी। इसके बाद एक हैंडल सबमिट, अगर आप एडिट कर रहे हैं तो उसके लिए इफ़, और अदरवाइज हम डायरेक्टली जो है वो अपना क्रिएट यूज़र वाला API को कॉल कर देंगे। उसके बाद है हैंडल, अगर हम एडिट करते हैं उसके लिए एक फंक्शन है जिसमें हम सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी जो एडिट आईडी है उसको हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं हमारी यूज स्टेट में, जो हमने एडिट आईडी स्टेट बनाई हुई है। और हैंडल डिलीट में हम सिंपली, हमारे पास एक फंक्शन है, इन सारी फंक्शंस को, इन सारे जो फंक्शन के अंदर जो भी यहाँ पर लॉजिक लिखा हुआ है इन सबको तो मैं हटा दूंगा अभी, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, जो भी अननेसेसरी है। जैसे हम यहाँ पर अब स्टैटिक यूज़र स्टेट से हम यूज़र को हैंडल नहीं करेंगे तो इसको मैं हटा दूंगा। और यहाँ पर मैं जो ये सेट यूज़र्स हैं इसको भी हटा दूंगा, क्योंकि अब हम डायरेक्टली जो API से करेंगे यूज़र्स को डिलीट या फिर एडिट या फिर क्रिएट सब कुछ। यहाँ पर इसको भी हटा दूंगा जो ये सेट यूज़र मैंने बना रखा है। और ये चलो कोई बात नहीं।
एंड इसके बाद जो ये हमारे पास ऊपर हमने जो ये यूज़र को क्रिएट कर रखा है हुक, इसको भी मैं हटा दूंगा। एंड ऑब्वियसली अब हमें एरर देखने को मिलेगा क्योंकि हमने इस यूज़र्स को यहाँ पर मैप कर रखा है। तो हम जल्दी जल्दी अपनी जो गेट यूज़र्स वाली एपीआई है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, जो हमने हुक क्रिएट किया था। तो हमने हुक क्रिएट किया था जो भी, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल यूज गेट यूजर्स क्वेरी। हमें ये कहाँ से देखने को मिला, जो हमने सर्विसेज एपीआई के अंदर अपनी यूज गेट यूजर्स क्वेरी हुक अभी क्रिएट किया है। ये अगर आप यहाँ पर जाएं तो यूज गेट यूजर्स क्वेरी, इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया एंड इसको कॉल कर देंगे हम सिंपली। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो हमें देखने को मिलेगा डेटा, इसके अंदर आपको वो सारे यूज़र्स देखने को मिलेंगे। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ यूज़र्स, ताकि अब हमें कोई एरर देखने को ना मिले। अब ये जो डायरेक्टली यूज़र्स हैं, ये यूज़र्स यहाँ पर मैप हो जाएंगे, तो हमें एरर भी नहीं आएगा। इसके बाद हमें कुछ और स्टेट्स देखने को मिलती हैं, जैसे हमें मिलती है एक इज लोडिंग स्टेट। मीन्स अगर आपकी एपीआई लोड हो रही हो फर्स्ट टाइम पे, तो हमें इज लोडिंग में ट्रू देखने को मिलता है। उसके बाद आती है एक और स्टेट इज फैचिंग। अब इज फैचिंग भी ट्रू होती है जब हमारी एपीआई लोड हो रही होती है या फिर फैच कर रही होती है डेटा को एपीआई से। इसके बाद होती है हमारे पास एक और स्टेट जो कि है रीफैच। अब ये रीफैच जो है वो एक फंक्शन होता है। मीन्स अगर आपका जो डेटा है वो स्टेल हो जाता है, मीन्स पुराना हो जाता है, तो आपको दोबारा से रीफैच करना पड़ेगा। मीन्स मान लीजिए आपने कोई नया यूज़र क्रिएट किया, तो आपको दोबारा से डेटा को फैच करना पड़ेगा ना, उसके लिए होता है रीफैच फंक्शन। इस रीफैच फंक्शन को आप सिंपली कॉल कर देंगे तो आपकी एपीआई जो है वो नया डेटा डेटाबेस से उठाकर ले आएगी। अब ये जो आप यूज़र देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग में होता है अनडिफाइन, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी एपीआई कॉल तो हुई नहीं है। लेकिन मीन्स अगर मैं इसको सेव करूँ और हम अपने ब्राउजर पर आएंगे तो ब्राउजर में हमें एरर देखने को मिलेगा। अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करूं तो यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग मैप, क्योंकि यूजर जो है वो अभी इस टाइम पर अनडिफाइन है। मीन्स हमारी जो एपीआई है वो अभी तक कॉल नहीं हुई है। तो हमारे पास एक और यहाँ पर स्टेट होती है इज अनइनिशियलाइज्ड। अब जो अनइनिशियलाइज्ड है वो ट्रू होता है अगर एपीआई कभी कॉल हुई ना हो, और फॉल्स होता है अगर एपीआई कॉल हो गई हो एक बार एटलीस्ट। अब इसके बाद है इज लोडिंग एंड इज फैचिंग। अब ये इज लोडिंग और इज फैचिंग, अगर एपीआई फर्स्ट टाइम पर कॉल हो रही है तो इज लोडिंग ट्रू होता है और इज फैचिंग भी ट्रू होता है। लेकिन अगर एपीआई ऑलरेडी डेटा लोड कर चुकी है और सेकेंड टाइम पर अगर रीफैच कर रही है तो इज लोडिंग ट्रू नहीं होता, सिर्फ इज फैचिंग ट्रू होता है। मैं आपको थोड़ी देर में सारे जो स्टेट्स हैं उनको दिखा दूंगा, और यहाँ पर मैं सिंपली अभी के लिए लिख दूंगा कि अगर हमारे पास यूजर्स हैं तब यूजर को मैप करो, तो हमें अब एरर नहीं मिलेगा। तो हमारे यूजर्स अभी एम्प्टी हैं, इसलिए हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। और हमारा जो एरर है, अगर मैं रिफ्रेश करूं तो एरर भी जा चुका है। इसके बाद हमने जो क्रिएट यूजर वाली एपीआई को क्रिएट किया था अपने आरटीके अपने API.js के अंदर, उसको भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ पर हमने बनाया था एक ऑब्जेक्ट, लेकिन जो म्यूटेशंस होते हैं उसमें हमें एरे रिटर्न होकर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़ क्रिएट यूज़र म्यूटेशन, और यहाँ पर हमें एक फंक्शन देखने को मिलता है सबसे पहले, जो कि हम फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने दे दिया नाम क्रिएट यूज़र ही। उसके बाद कॉमा लगा के अब हमें मिलता है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में हमें कुछ काफ़ी सारे जो है वो स्टेट्स देखने को मिलती हैं। अगर आप कंट्रोल और स्पेस बार को करेंगे क्लिक, तो आपको इज एरर, इज लोडिंग, इज सक्सेस, इज अनइनिशियलाइज्ड, रीसेट स्टेटस वगैरह वगैरह आपको स्टेट्स देखने को मिलती हैं। तो मैं यहाँ पर इज लोडिंग का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर जो है वो एरर ना मिले, क्योंकि इज लोडिंग ऊपर भी हमने डिफाइन की है और इज लोडिंग नीचे भी डिफाइन की है। तो सेम नेम से हम ऑब्वियसली जो है वो दो स्टेट्स को डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूंगा कि यूज़र क्रिएटिंग। तो यूज़र क्रिएटिंग ट्रू रहेगा अगर क्रिएट हो रहा है, और फॉल्स रहेगा क्रिएट हो चुका है। एंड बाकी सारे स्टेट्स को हम धीरे धीरे करके देख लेंगे अगर जो भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है कि अगर हमें यूज़र को क्रिएट करना है तो हैंडल सबमिट में अगर हमारे पास आईडी मिलती है तो हम यूज़र को अपडेट कर रहे हैं मीन्स, और अगर नहीं मिलती है तो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम सिंपली यहाँ से जो हमारा क्रिएट यूज़र फंक्शन है जो हमने यहाँ से क्रिएट किया है,
अपने यूज़ क्रिएट यूज़र म्यूटेशन से, इसमें हमें क्रिएट यूज़र को कॉल करना है। और इस क्रिएट यूज़र में अगर आपको याद हो तो हमें नेम, ईमेल और एज को पास भी करना है। तो हम सिंपली हमारा ये जो, अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो फॉर्म को पास कर देंगे, क्योंकि फॉर्म में हमारे पास नेम, ईमेल और एज तीनों चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली फॉर्म को पास कर देंगे और मैं फाइल को सेव कर दूंगा। अब अगर हम ब्राउज़र पर आएँ और मैं नेटवर्क टैब को भी ओपन कर लूँगा और सबसे पहले हम एक यूज़र को क्रिएट करेंगे। मैंने नाम डाला लोकेंद्र, लोजेंद्र नहीं, लोकेंद्र। ईमेल डाल दिया, मान लो मैंने lokendra@gmail.com और एज डाल दी मैंने मान लो 26। मैं जैसे ही ऐड पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारी जो यूज़र्स API है वो कॉल हुई। ये तो ऑलरेडी पहले ही कॉल हो चुकी थी। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं तो हमारा जो मेथड है वो गेट है, और अगर प्रीव्यू में जाएं तो हमारा जो एक एम्प्टी एरे देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक और यूज़र्स एंड पॉइंट कॉल हुआ जिसका जो मेथड था वो था पोस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर जो अभी यूज़र क्रिएट किया, अगर हम पेलोड में जाएं तो हमारा यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है और हमें जो डेटा है वो भी मिला यूज़र क्रिएट होके, जो भी यूज़र क्रिएट किया। अगर हम इसको रिफ्रेश करें ब्राउज़र को तो अब हमें एक यूज़र देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और यूज़र्स जो मैंने API कॉल की इसमें हमें वो, मैं इसको बड़ा करूँ अगेन, तो वो यूज़र मिल रहा है जो मैंने अभी कभी क्रिएट किया था। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जैसे ही हम यूज़र क्रिएट करें वैसे ही हमें डेटा यहाँ पर शो हो जाए। हम क्या यूज़र क्रिएट करने के बाद ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे, ये बिल्कुल भी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास ये जो आप यहाँ पर रिफ्रेश फंक्शन देख रहे हैं ये होता है। अब इस रिफ्रेश फंक्शन को हम कॉल करेंगे जैसे ही हम एक नए यूज़र क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम एक यूज़ इफेक्ट बनाते हैं जिसमें हम यहाँ पर पास कर देंगे कि अगर हमने यूज़र को क्रिएट किया है, अगर हमारी यूज़र क्रिएटिंग की जो स्टेट है वो चेंज हुई है, तो हम सिंपली यहाँ पर जो रिफ्रेश फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि अगर जो यूज़र है, यूज़र क्रिएटिंग की वैल्यू अगर ट्रू है तो रिटर्न कर जाओ। यूज़र क्रिएटिंग की वैल्यू ट्रू है तो रिटर्न कर दो, क्योंकि इसकी ये जो इज लोडिंग है वो बूलियन हमें वैल्यू देता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। और अदरवाइज हम यहाँ पर जो रिफ्रेश फंक्शन है उसको सिंपली कॉल कर देंगे। फाइल को मैं सेव करूँगा और यहाँ पर अपने ब्राउज़र में आके अब अगर हम अगेन मान लो एक और नए यूज़र बनाते हैं। मान लो मैंने बनाया हर्षित और ईमेल दिया harshit@gmail.com और मान लो मैंने एज दे दी 27। मैं जैसे ही यूज़र को ऐड करूँगा तो हमें अब डायरेक्टली यहाँ पर यूज़र जो है वो देखने को मिल जाएगा। हमें ब्राउज़र को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया कि जैसे ही हमारी यूज़र क्रिएटिंग का जो स्टेट है वो चेंज होता है वैसे ही हमने रिफ्रेश फंक्शन को कॉल करा दिया। लेकिन कॉल कब कराया? जब यूज़र क्रिएटिंग फॉल्स होता है। अगर यूज़र क्रिएटिंग ट्रू है तो हमने सिंपली यहाँ से रिटर्न कर दिया कि नीचे जाओ ही मत। लेकिन जैसे ही हमारी जो वैल्यू है यूज़र क्रिएटिंग की वो फॉल्स हुई तो वो इफ़ कंडीशन में नहीं गया और नीचे उसने रिफेच फंक्शन को कॉल कर दिया। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब अगर मैं आपको यहाँ से इज लोडिंग और इज फैचिंग और इज अनइनिशियलाइज्ड को भी जो है वो प्रिंट करके दिखाऊं, इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको मैं करूँगा कॉपी और यहाँ से console.log करते हैं सबसे पहले तो, और यहाँ से कॉमा देके मैं डाल दूंगा तीनों स्टेट्स अपनी, और मैं इसको करूँगा क्या रिफ्रेश। तो मैं सबसे पहले तो एरर देखने को मिल रहा है कि हमें एक यूनिक की प्रॉप पास करना चाहिए था। इसको आप इग्नोर कीजिए, उसको हम अभी थोड़ी देर में फिक्स कर लेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि जो इज लोडिंग है वो ट्रू है, सबसे पहले इज फैचिंग भी ट्रू है और जो इज अनइनिशियलाइज्ड है वो फॉल्स है, क्योंकि जैसे ही हमने अपने ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो हमारी जो एपीआई है वो कॉल हो गई, तो वो अनइनिशियलाइज्ड तो कभी थी ही नहीं। उसके बाद इज लोडिंग फिर से ट्रू ट्रू और लास्ट में जाके जो इज लोडिंग है वो फॉल्स हो गई और इज फैचिंग भी फॉल्स हो गई। तो आप कहेंगे कि इज लोडिंग और इज फैचिंग तो हमें सेम ही उनके आउटपुट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसको मैं क्लियर कर दूंगा और मान लो हम एक और यूज़र बनाते हैं। मैंने मान लो बनाया कंचन, यहाँ पर मैंने इसका ईमेल दे दिया kanchan@gmail.com और एज दे दी मैंने मान लो 27। इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर क्लियर।
जैसे ही हम यूज़र क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इज लोडिंग है वो फॉल्स ही रहा तीनों ही स्टेट्स में, लेकिन जो इज फैचिंग था वो ट्रू हो गया था एक बार के लिए, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था जो इज लोडिंग है वो सिर्फ फर्स्ट टाइम जब एपीआई कॉल होती है उस टाइम पर ही सिर्फ अपनी वैल्यूज को चेंज करता है। मींस फर्स्ट टाइम अगर एपीआई कॉल हो रही है तो इज लोडिंग ट्रू रहेगा, लेकिन अगर एपीआई एक बार कॉल हो गई तो अब इज लोडिंग की वैल्यू हमेशा ही फॉल्स रहेगी। लेकिन अगर एपीआई दोबारा से फैच कर रही है डेटा को तो सिर्फ इज फैचिंग की जो स्टेट्स होती हैं वो चेंज होती हैं। अब जो हमारी यूजर्स गेट यूजर्स वाली एपीआई थी उसने रीफैच किया डेटा को, तो जो इज फैचिंग था वो यहाँ पर ट्रू हो गया, लेकिन इज लोडिंग जो है वो फॉल्स ही था क्योंकि एपीआई में ऑलरेडी डेटा था, उसने दोबारा से रीफैच किया। इसीलिए जो उम्मीद है आपको इज लोडिंग और इज फैचिंग में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं कि अगर हमें अपना यूजर को अपडेट करना हो, कंसोल लॉग हटा दूंगा और यहाँ से हम api.js में जाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे कॉमा और हम अपनी अगली एपीआई को यहाँ पर डिफाइन करेंगे जो कि है अपडेट यूजर। और बिल्कुल सिंटैक्स एकदम सिमिलर है जैसा हमने अभी ऊपर लिखा था। हम यहाँ पर लिखेंगे बिल्डर डॉट म्यूटेशन। म्यूटेशन क्यों? क्योंकि जो एपीआई है वो गेट एपीआई नहीं है, वो एक पुट एपीआई है। ये जो हम म्यूटेशन है एक फंक्शन होता है जिसमें हमें पास करना होता है ऑब्जेक्ट के अंदर क्वेरी, और क्वेरी में अब हम यहाँ पर हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें आईडी चाहिए कि किस यूज़र को हम अपडेट कर रहे हैं, और हमें वो बॉडी चाहिए कि हम जो यूज़र को अपडेट कर रहे हैं उसका नेम, ईमेल और एज वगैरह क्या क्या है। तो हम सबसे पहले तो ले लेंगे यहाँ पर आईडी और यहाँ पर हम ले लेंगे पेलोड, और यहाँ पर हम पास कर देंगे एक एरो फंक्शन जिसमें से हम रिटर्न कर देंगे अपना यूआरएल। जो यूआरएल है वो है अगेन यूजर्स। उसके बाद जो मेथड है वो है पुट मेथड, और हमें पास करना है यहाँ से बॉडी। बॉडी में हम पास कर देंगे अपना सिंपली इस पेलोड को, और आपको अगेन अगर हेडर्स पास करना हो तो आप सेम तरीके से ही हेडर्स पास कर सकते हैं, लेकिन यूआरएल में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पर हमें यूआरएल में अपना आईडी भी पास करनी है, तो मैं लगाऊंगा बैकटिक्स और यहाँ पर इस तरीके से अपनी आईडी को पास कर दूंगा, और यहाँ पर हमें स्लैश भी लगाना है। फाइल को मैं सेव करूंगा, लेकिन सेव करने से पहले हमें यहाँ पर अपना हुक क्रिएट करना होगा। जो हुक होगा क्या? अपडेट के पहले यूज और यूजर के बाद में म्यूटेशन, क्योंकि हमने बिल्डर डॉट म्यूटेशन का यूज किया है। मैं लगाऊंगा, जैसे यूज लिखूंगा तो यहाँ पर आपको यूज अपडेट यूजर म्यूटेशन आपको देखने को मिलेगा। इसको हम यहाँ पर पास कर देंगे और मैं फाइल को कर दूंगा सेव, और यहाँ पर हम ऐसे करेंगे इंपोर्ट, और मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट एम्प्टी एरे इक्वल यूज अपडेट यूजर म्यूटेशन। और हमें यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर क्रिएट यूजर फंक्शन मिला था, सेम सिमिलरली हमें यहाँ पर एक फंक्शन मिलता है जिसका आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपडेट यूजर उसका नेम दे दिया, और यहाँ पर हमें स्टेट भी देखने को मिलती है सेम तरीके से ही। यहाँ पर हम इस लोडिंग को यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने मान लो दे दिया, नाम दे दिया अपडेट यूजर लोडिंग। इसको मैं सेव करूंगा, और यहाँ पर जो एडिट आईडी है इसमें हम क्या करेंगे कि अपनी अपडेट यूजर वाली एपीआई को कॉल करेंगे। अब हमें इसमें पास क्या क्या करना था, अगर आपको याद हो तो हमें आईडी पास करनी है और पेलोड पास करना है। तो हम सिंपली आईडी में पास कर देंगे अपनी एडिट आईडी। उसके बाद हमें यहाँ पर पास करना है एक पेलोड। तो पेलोड में हम सिंपली अपना जो फॉर्म है वो पास कर देंगे, क्योंकि फॉर्म में हमारे पास नेम, ईमेल एंड एज तीनों ही चीज़ें हैं। फाइल को मैं सेव करूंगा, और अब जैसे ही हम मान लो हमें ये कंचन जो यूज़र है उसको करना हो अपडेट, मान लो उसकी एज हमें 27 से करना हो 26, मैं यहाँ पर एडिट पर क्लिक करूंगा तो हमें फॉर्म में कंचन की वो डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा। यहाँ पर एक्चुअली एक एरर है, क्योंकि जो हमें आईडी मिल रही है वो अंडरस्कोर आईडी मिल रही है, वो हमें डॉट आईडी नहीं मिल रही। तो हमें इसको थोड़ा सा फिक्स करना होगा। यहाँ पर मैंने आईडी कहाँ पर दी है, हाँ, तो ये जो हैंडल एडिट है यहाँ पर हमें पास करना है अंडरस्कोर आईडी, ना कि डॉट आईडी, क्योंकि जो यहाँ पर मैं डेटाबेस यूज कर रहा हूँ वो है मोंगोडीबी, और मोंगोडीबी हमें अंडरस्कोर आईडी देता है। अगेन अब इसको पहले करूंगा रिफ्रेश, और अब मैं एडिट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमें बटन में अपडेट देखने को मिल रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर 27 की जगह कर दूंगा 26,
मैं नेटवर्क टैब में आऊँ, अपडेट पर क्लिक करूँ तो हमें 404 एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने जो हमारा एंड पॉइंट है वो यूज़र से ना कि यूज़र, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। मैं API पे आऊँगा और यहाँ पर यूज़र की जगह पास कर दूँगा यूज़र्स, एंड अगेन अब मैं यहाँ पर एडिट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कर दूँगा 26। अपडेट जैसे ही करूँगा तो हमारा जो यूज़र है वो अपडेट हो जाएगा, और लेकिन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, 27 ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक हमने रिफ्रेश नहीं किया अपने डेटा को अपडेट करने के बाद। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो हमारी जो कंचन यूज़र की एज थी वो 26 हो चुकी है। तो अब इसको रिफ्रेश करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने यहाँ पर अपडेट यूज़र लोडिंग यहाँ पर स्टेट को यहाँ से निकाला था उसको हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर डाल देंगे एरे में अपडेट यूज़र लोडिंग, जो हमारा डिपेंडेंसी एरे होता है, और यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा कि अगर हमारा जो अपडेट यूज़र लोडिंग स्टेट है अगर वो ट्रू होती है, या तो इन दोनों में से अगर कुछ भी एक ट्रू होती है तो वहाँ से सिंपली रिटर्न कर देगा, अदरवाइज हम रिफेच कर लेंगे। फाइल को मैं सेव करूँगा और मान लो हम कंचन की एज को अगेन करते हैं 26 से 27। इसको मैं क्लियर कर दूंगा। मैं जैसे ही अपडेट पर क्लिक करूँगा तो कंचन की एज जो है वो 27 हो चुकी है। हमारा जो यूज़र है वो अपडेट हुआ, और जो RTA क्वेरी थी उसने जो डेटा को दोबारा से रिफेच भी कर लिया, तो हमें UI पर जो अपडेटेड डेटा था वो भी शो हो गया। इसके बाद है आखिरी चीज़ कि हम डिलीट करेंगे यूज़र को, एंड वेरी ऑब्वियस सबसे पहले हम यहाँ पर अपना API को डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ पर लिखूँगा बिल्डर डॉट, आपने बिल्कुल सही सोचा, हम म्यूटेशन का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्वेरी के अंदर हमें सबसे एक ID चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास नहीं करता हूँ क्योंकि हमें एक सिंपल ID चाहिए, क्योंकि जो भी हमें यूज़र को डिलीट करना है सिर्फ उसकी ID हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है। यहाँ पर मैं दूंगा URL में पास कर दूंगा यूज़र्स, और यहाँ पर हम ऐसे नहीं करेंगे, बैक टिक में डालेंगे यूज़र्स, एंड यहाँ पर जो ID थी यूज़र की वो मैं पास कर दूंगा। मेथड जो था, मेथड है हमारा डिलीट, और हमें कुछ भी पास नहीं करना है। हुक आप अभी तक बनाना सीख गए होंगे। जो हमारे नाम दिया है हमने वो दिया है डिलीट यूज़र, तो हुक का नाम होगा यूज़ डिलीट यूज़र म्यूटेशन। यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़ डिलीट यूज़र म्यूटेशन। इसको मैं सेव करूँगा फाइल को, और अपना जो यूज़र और जो डिलीट म्यूटेशन था उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पर लिखूँगा मैं यूज़ डिलीट यूज़र म्यूटेशन। हमें यहाँ पर सिमिलरली फंक्शन देखने को मिलेगा, तो मैं इसको फंक्शन को नाम दे देता हूँ डिलीट यूज़र। आप याद रखिए कि नेम फंक्शन का कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पर जो हैंडल डिलीट फंक्शन है इसमें मैं अपना जो डिलीट यूज़र है उसको सिंपली कॉल कर दूंगा, और इसमें हमें ID पास करनी है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी हमें चेंज करना पड़ेगा, जो ID है वो _ID होगी। फाइल को मैं सेव करूँगा। अब जैसे ही मान लो हम कंचन यूज़र को डिलीट करते हैं तो हमारा यूज़र तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमने अभी तक रिफ्रेश नहीं किया है, तो रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो कंचन यूज़र गायब हो जाएगा। तो बिल्कुल हम सेम अप्रोच यहाँ पर यूज़ करेंगे कि हमें डिलीट यूज़र में भी वो सारे स्टेट्स देखने को मिलती हैं, तो हम यहाँ पर इस लोडिंग स्टेट का यूज़ कर लेंगे। और मैंने इसको मान लो नाम दे दिया डिलीट यूज़र लोडिंग, और इस डिलीट यूज़र लोडिंग को मैं यूज़ इफेक्ट की डिपेंडेंसी एरे में पास कर दूंगा डिलीट यूज़र लोडिंग, और अगर ये ट्रू होता है तो मैं यहाँ पर इफ़ में पास कर दूंगा डिलीट यूज़र लोडिंग को। फाइल को मैं सेव करूँगा, और अब हम मान लो हर्षित यूज़र को डिलीट करते हैं तो हमारा यूज़र डिलीट हो जाएगा और हमें UI पर रिफ्लेक्ट होकर भी देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब अगर आपने एक चीज़ ध्यान दी हो तो जब हम यूज़र को गेट कर रहे हैं तो हमारी जो API है, जैसे ही ब्राउज़र रिफ्रेश होता है या फिर पेज लोड होता है तो हमारी जो API है वो कॉल हो जाती है। मीन्स अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखें कि जो हमारी यूज़र्स की API थी वो कॉल हो गई, हमारा जो डेटा है वो भी आ गया ऑल दो। लेकिन क्या हो कि अगर हमें चाहिए कि हम कोई एक कंडीशन के बेस पर ही इस API को कॉल करना चाहें तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा।
अगर हम api.js में जाएं और यहाँ पर अगर आप लिखें यूज, तो आपको एक और यहाँ पर API सजेशन देखने को मिलेगा, यूज लेजी गेट यूजर्स क्वेरी। ये वही है जो हमने यहाँ पर यूज गेट यूजर्स क्वेरी जो यहाँ पर हमने डिफाइन की थी, बस यहाँ पर लग गया लेजी। चलिए इसको यूज करके देखते हैं कि ये कैसे यूज करना है। फाइल को मैं सेव करूँगा और ये जो हमारी गेट यूजर्स लेजी वाली क्वेरी थी उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हमने नॉर्मल गेट यूजर क्वेरी को यहाँ पर इंपोर्ट किया था तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन जब हम लेजी गेट यूजर्स वाली क्वेरी को इंपोर्ट करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सेम तरीके से ही एरे देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट एम्प्टी एरे इक्वल यूज लेजी यूजर गेट यूजर्स क्वेरी, और इसके अंदर हमें सेम वही गेट यूजर्स या फिर फंक्शन देखने को मिलेगा जिसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ गेट यूजर्स फॉर सपोज, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ऑब्जेक्ट जिसमें आपको मिलेगा डेटा कि जब भी आप गेट यूजर्स फंक्शन को कॉल करोगे तो जो डेटा है वो इस डेटा से आप एक्सेस कर सकते हो। इस फाइल को मैं अब आप इस गेट यूजर को किसी भी कंडीशन के बेस पर कॉल कर सकते हो। मीन्स मान लो मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल सा वेरिएबल बनाया इज लॉग्ड इन, इसको मैंने दे दिया मान लो फॉल्स। मीन्स यूजर अगर लॉग्ड इन है तभी हमारी जो गेट यूजर वाली एपीआई है वो कॉल हो, अदरवाइज ना हो। सिंपल सा फॉर्मूला। और मैं यहाँ पर जो रिफेच फंक्शन था उसको अभी के लिए कर दूंगा यहाँ पे कमेंट आउट, यहाँ से कमेंट आउट कर दूंगा। और कहीं पर यूज़ किया क्या? कहीं नहीं किया। और साथ ही साथ मैं इस पूरे गेट यूजर्स क्वेरी को भी कर दूंगा कमेंट आउट। और यहाँ पर जो डेटा है उसमें मैं अब यूजर्स डाल दूंगा ताकि हमें नीचे एरर भी देखने को ना मिले जो हम मैपिंग कर रहे हैं। और अब यहाँ पे हम देंगे एक यूज इफेक्ट लगाएंगे कि अगर हमारा जो यूज़र है वो लॉग्ड इन है, इज लॉग्ड इन की वैल्यू अगर ट्रू है तभी हम अपने जो गेट यूज़र वाली एपीआई है उसको कॉल करेंगे, अदरवाइज हमारी जो एपीआई है वो कॉल नहीं होगी। सिंपल सी बात है। रिफ्रेश करूँगा तो हम अगर आप नेटवर्क टैब में देख रहे हैं तो हमारी कोई भी एपीआई कॉल नहीं हुई क्योंकि हमारी जो इज लॉग्ड इन वेरिएबल की वैल्यू थी वो थी फॉल्स। लेकिन अगर हम इसको कर दें ट्रू, ऑब्वियस सी बात है कि अब जो इफ कंडीशन के अंदर चला जाएगा और हमारी एपीआई भी कॉल हो जाएगी और बिल्कुल सेम तरीके से ही कॉल होगी। इसमें कोई डिफरेंस नहीं। बस डिफरेंस कहाँ पर है कि यहाँ पर हमने यूज लेजी गेट यूज़र क्वेरी को यहाँ पर यूज़ किया है। आप जो यहाँ पर ये जो क्वेरी है इसको आप कंडीशन के बेस पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कंडीशन के बेस पर कॉल नहीं कर सकते। इसको भी आप कंडीशन के बेस पर कॉल कर सकते हैं। अब कैसे करना है दिखाता हूँ। इसको मैं कमेंट आउट करूँगा अगेन और इसको अनकमेंट करूँगा। अब यहाँ पर जो आपने ये हुक देख रहे हैं इसमें सबसे पहले तो आपको पास करना है अनडिफाइन। अगर आपने कोई भी मान लो यहाँ पर हम आए, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर गेट यूज़र में अगर आपने कोई भी पैरामीटर यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर मान लो आपको यहाँ से कोई पैरामीटर या आर्गुमेंट लेना होता तो वो जो आर्गुमेंट है वो यहाँ पर आप पास करते। जहाँ पर मैंने अनडिफाइन पास किया। अनडिफाइन क्यों पास किया? क्योंकि हमने कोई भी आर्गुमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पर कुछ जो है वो ऑप्शंस को पास कर सकते हैं। इस ऑप्शन में हमारे पास एक होता है स्किप, मीन्स कब कब आपको इस एपीआई को कॉल करना, स्किप करना है। तो मैं पास कर दूंगा कि अगर हमारा जो इज लॉग्ड इन की वैल्यू है वो फॉल्स होती है तो इसको स्किप कर दो। फाइल को मैं सेव करूंगा। अभी जो इज लॉग्ड इन की वैल्यू है वो है ट्रू, तो ऑब्वियसली ये एपीआई जो है वो कॉल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो हमारी कोई भी एपीआई कॉल नहीं होगी। लेकिन अगर इसको मैं फिर से कर दूँ ट्रू तो अब हमारी जो एपीआई है वो कॉल हो जाएगी। अब हमें एरर देखने को मिल रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि गेट यूज़र डिफाइन नहीं है। ऑब्वियसली हमने यहाँ पर जो गेट यूज़र फंक्शन को कॉल किया था। तो अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करूँ तो हमारी जो एपीआई है वो कॉल हो जाएगी। तो सीधी सीधी बात कहने की ये है कि आप यहाँ पर अपनी जो क्वेरी है उसमें स्किप ऑप्शन पास कर सकते हैं कि अगर आपको जिन जिन कंडीशन के बेस पर
उस API को कॉल करना स्किप करना हो तो आप वहाँ पर सिंपली पास कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर लेजी क्वेरी को भी यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो हमने देखा कि कैसे हम बिल्डर क्वेरी का यूज़ करके अपनी API गेट APIs को कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम बिल्डर डॉट म्यूटेशन का यूज़ कर सकते हैं और उसका यूज़ करके अपने API कॉल करना डिफाइन कर सकते हैं, और कैसे हम हुक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जो गेट वर्सेस पोस्ट का माइंडसेट है वो ये है, जो क्वेरी है फंक्शन वो फैच करता है डेटा को, ऑटोमेटिकली कैश भी कर लेता है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, और ऑटो रिफैच भी करता है। अभी हमने देखा था कि हमें रिफैच फंक्शन जो है वो मैनुअली कॉल करना पड़ रहा था, लेकिन हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम ऑटोमेटिकली भी रिफैच करा सकते हैं। और जो म्यूटेशन है वो चेंज करता है डेटा को। ऑब्वियसली अगर हम क्रिएट कर रहे हैं यूज़र, या फिर अपडेट कर रहे हैं, या फिर डिलीट कर रहे हैं, तो ये डेटा अपडेट करना ही हुआ या फिर चेंज करना हुआ। ये कैश नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इन डेटा को कैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये ट्रिगर करता है इनवैलिडेशन। अब ये क्या होता है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। हमने देखा कि कैसे हम जो यूज़ क्वेरी हुक है उसका यूज़ करते हैं अपने डेटा को फैच करने के लिए, और यहाँ पर हमें मल्टीपल स्टेट्स देखने को मिलती हैं ऑटोमेटिकली, जैसे डेटा देखने को मिलता है, इज लोडिंग मिलता है, और हमें एरर भी स्टेट देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं कि अभी मैंने एरर स्टेट बताई नहीं है, तो चलिए एरर स्टेट को भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो हमें यहाँ पर एक एरर स्टेट भी देखने को मिलती है। मीन्स अगर हमारी API में कोई एरर आता है तो वो एरर हमें इस स्टेट में ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाता है। अगर मैं इस एरर को कंसोल लॉग कराऊँ, और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, जो हमें की वाले एरर्स आ रहे थे उसको भी मैं फिक्स कर दूँगा। हमें यहाँ पर जाएंगे जहाँ पे डॉट मैप लगाया हुआ था, मैंने कहाँ गया डॉट मैप, सर्च कर लेता हूँ डॉट मैप, तो ये रहा। यहाँ पर हमें यूज़र डॉट ID की जगह पास करना है यूज़र_ID। तो अगर हम यहाँ पर कंसोल लॉग में जाएं तो हमें अभी कोई भी एरर नहीं आ रहा, इसलिए हमें अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है। लेकिन मान लो कि हम API का जो URL है वही गलत दे दें, ठीक है, API का मैंने URL यूज़र्स के दे दिया, यूज़र। अब रिफ्रेश करूँगा तो हमारा जो एरर है हमें सेम लाइन से ही देखने को मिल रहा है। हमने 19th लाइन पर जो है एरर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया था, तो हमें एरर मैप देखने को मिल रहा है जो भी एरर आया अभी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इज लोडिंग और इस फैचिंग में क्या डिफरेंस है। जो इज लोडिंग है वो केवल फर्स्ट रिक्वेस्ट पर ही काम करता है, जो इस फैचिंग है वो अगर आप डेटा दोबारा से रिफेच करते हैं तब भी उसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स चेंज होती है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इज लोडिंग और इस फैचिंग को यूज़ करें, मैं यहाँ पर दे दूंगा कि अगर इज लोडिंग, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा कि लोडिंग लोडिंग, और अगर फैच हो रहा है तो लिख दूंगा मैं सिंपली फैचिंग। इज फैचिंग तो सिंपली लिख देंगे हम इस फैचिंग। फाइल को मैं सेव करूँगा और मैं यहाँ से जो मैंने यूज़ क्या कर रहे हैं, रिफैच को मैंने यहाँ से जो किया था यहाँ पर कमेंट, उसको भी अनकमेंट करूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आपने देखा होगा कि लोडिंग और जो फैचिंग है वो बिल्कुल माइन्यूट से टाइम के लिए आए थे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर थ्रॉटलिंग को ऑन करता हूँ और यहाँ पर मैं 3G को चूज़ कर लूँगा। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो अब API जो है वो टाइम हो, अब ये जो है लोड होने में टाइम लेगा और यहाँ पर आपको दिखाई भी देगा लोडिंग और फैचिंग। तो यहाँ पर हमें लोडिंग और फैचिंग अभी दोनों ही दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट टाइम पर। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर मान लो नया यूज़र क्रिएट करते हैं, मान लो मैंने किया हर्षित, अगेन harshit@gmail.com और यहाँ पर मैंने मान लो डाल दी एज 26, मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर अब सिर्फ हमें फैचिंग देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पर लोडिंग देखने को नहीं मिला। अगर मैं दोबारा दिखाऊँ, मान लो मैंने यहाँ से एडिट पर क्लिक किया, मैंने किया 27, मैंने अपडेट पर क्लिक किया तो हमारा अपडेट हो रहा है और हमें फैचिंग देखने को मिला, हमें लोडिंग देखने को नहीं मिला। तो उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि जो लोडिंग स्टेट है वो चेंज होती है सिर्फ जब हमारी API फर्स्ट टाइम पर कॉल होती है, लेकिन जब हम रिफैच करते हैं तो उस टाइम पर जो इज लोडिंग है उसमें चेंज नहीं होता, सिर्फ इज फैचिंग हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करके देता है।
इसके बाद है कि आप एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको एरर ऑब्जेक्ट दिखाया था। तो अगर कोई एरर आता है तो आप सिंपली एरर शो कर सकते हैं अपने यूआई पर, और आपको अलग से ट्राई कैच को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RTI क्वेरी ये खुद से कर लेता है और आपको एरर ऑब्जेक्ट देता है डायरेक्टली, और आपका जो यूआई लॉजिक है वो भी बिल्कुल क्लियर रहता है। और मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप रीफेच फंक्शन की सहायता से अपनी API का जो डेटा है, जो स्टिल डेटा है, उसको रीफेच कर सकते हैं, और आप डेटा में पोलिंग भी कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको चाहिए कि मान लो आपको हर 5 सेकंड 10 सेकंड में डेटा को रीफेच करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर पास किया था स्किप लॉग्ड इन, यहीं पर हम पास कर सकते हैं कॉमा लगा के पोलिंग इंटरवल, जिसमें हमें पास करना होता है टाइम इन मिली सेकेंड। मान लो मैंने पास कर दिया यहाँ पे 5000 मिली सेकेंड्स, और यहाँ से मैं जो रीफेच है इसको अभी के लिए कर दूंगा बंद, मतलब कमेंट आउट कर दूंगा। और मान लीजिए मैंने यहाँ से, अगर मैं यहाँ से जो नेटवर्क टैब है उसको क्लियर कर दूँ, तो आप देखेंगे कि हर 5 सेकंड में API जो है वो कॉल हो रही है, और यहाँ से मैं 3G की जगह नो थ्रॉटलिंग कर दूंगा, तो अब जो API है वो कॉल होने में टाइम भी नहीं लेगी। तो आप देखेंगे कि हर 5 सेकंड में जो API है वो कॉल हो रही है। मैं मान लो इस यूज़र को डिलीट कर देता हूँ, यूज़र डिलीट हो गया। अब जैसे ही अगले 5 सेकंड बाद API कॉल होगी तो हमारा यहाँ से डेटा भी चला जाएगा। तो आप इस प्रकार अपनी क्वेरीज में पोलिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप म्यूटेशन का यूज़ करके डेटा को क्रिएट, अपडेट, डिलीट भी कर सकते हैं। और सिंटेक्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया builder.mutation का। डिलीट का कैसे हमें करना है यूज़, वो भी मैंने आपको दिखाई दिया। तो हमने देखा जो क्वेरी है वो रीड करने के लिए डेटा को, म्यूटेशन अगर हमें डेटा में राइट या फिर एडिट करना है उसके लिए, जो यूज़ क्वेरी है वो हमें देता है लोडिंग और एरर स्टेट्स, और जो म्यूटेशन है वो हैंडल करता है CRUD ऑपरेशंस। तो ये था क्वेरीज और म्यूटेशंस के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम इस प्लेलिस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो कैशिंग एंड रीफेचिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।